अध्यक्षा जी, मैंने कहा था तीसरा स्तंभ है पर्याप्त भंडारण। जहां तक भंडारण का सवाल है, शरद जी जानते हैं क्योंकि वो कंज्यूमर अफेयर्स के भी मिनिस्टर हैं, हमारी प्रमुख संस्था है एफसीआई, और एफसीआई के पास कवर्ड स्टोरेज कैपेसिटी 25 लाख मिलियन टन की है, ठीक है ना? 25 लाख मिलियन टन की कवर्ड कैपेसिटी है एफसीआई के पास, और 27.71 यानी 28 लाख मान लीजिए अनकवर्ड कैपेसिटी है। और इसमें सारी की सारी कैपेसिटी गिन ली मैंने, वो भी जो एफसीआई के अपने गोदाम है और वो भी जो एफसीआई ने किराए पर लिए। ये टोटल कवर्ड कैपेसिटी, अनकवर्ड कैपेसिटी हमारे यहाँ भंडारण की है। जो बाहर रखा जाता है अनाज, वो बारिश के कारण सड़ता है। जो अंदर रखा जाता है अनाज, वो पुराना होकर सड़ता है। याद होगा शरद भाव को, मैंने राज्यसभा में एक बार, मैं जब राज्यसभा में थी, एक सवाल पूछा था उनसे कि हमारे आज भी परंपरागत मैनुअल हैंडलिंग है अनाज की, जबकि विश्व भर में मैकेनाइज्ड हैंडलिंग हो रही है। मैनुअल और मैकेनाइज्ड हैंडलिंग का अंतर बताती हूँ अध्यक्षा जी आपको। जब मैनुअल हैंडलिंग होती है तो बोरियों का लदान होता है, पल्लेदार आकर के एफसीआई में बोरी रख देते हैं, नई आवक आती है उसके ऊपर नई बोरी रख दी जाती है, फिर नया अनाज आता है उसके ऊपर रख दिया जाता है। और जब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए हम अनाज निकालते हैं तो ऊपर की बोरी सबसे पहले निकलती है। तो नया अनाज जो आया वो निकल गया, पुराना अनाज वहीं बना रहा। फिर खरीफ की फसल आई, फिर लदान आ गया, फिर पीडीएस के लिए निकला, नया निकल गया, पुराना पड़ा रहा। मैकेनाइज्ड हैंडलिंग में उल्टा है, वहाँ कन्वेयर बेल्ट की तरह चलता है। तो जब निकलती है तो सबसे पहले नीचे की बोरी निकलती है, फिर ऊपर की बोरी निकलती है। तो नीचे का अनाज निकलता जाता है, ऊपर का अनाज बोरी नीचे आती जाती है। मैडम कम से कम वो स्पीकर की भूमिका तो ना निभाएं, कम से कम स्पीकर की भूमिका तो ना निभाएं। ये 7 घंटे की चर्चा है, 6 बजे इसका रिप्लाई होगा, और 7 घंटे की चर्चा में मेरी पार्टी का जो समय है मैं वो ले रही हूँ, आप में से नहीं खा रही, बल्कि आप मेरा समय खा रहे हो। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आप अरे गरीब का दाना तो खा लिया, उसका दर्द तो कहने दो, उसका समय क्यों बर्बाद करते हो? फिर आप बैठ जाइए। अजय रंजन जी बैठिए, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। अजय रंजन बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप बोलिए। तो अध्यक्ष जी, मैं आपको बता रही थी कि मैकेनाइज्ड हैंडलिंग और मैनुअल हैंडलिंग का ये फर्क है कि मैकेनाइज्ड हैंडलिंग में पुराना अनाज निकलता जाता है और नई बोरी नीचे जाती है, तो अनाज सड़ता नहीं, अनाज बचा रहता है। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रथा है मैनुअल हैंडलिंग की, उसके कारण नई बोरियां निकलती जाती हैं, पुरानी बोरियां सड़ती जाती हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही कि पुरानी बोरियां सड़ती हैं। एक आरटीआई की क्वेरी लगी थी, देवाशीष भट्टाचार्य ने लगाई थी, और उसने पूछा था कि एफसीआई हमें ये बताए कि क्या उनका कोई खाद्यान्न नष्ट हुआ है। और उस आरटीआई की क्वेरी का जवाब आया था कि हाँ, 10 लाख टन खाद्यान्न हमें नष्ट करना पड़ा है क्योंकि वो अनाज सड़ गया है। उस दिन जो बात कह रहे थे मुलायम सिंह भाई के चूहे अनाज खा रहे हैं, वो गलत नहीं है, वाकई चूहे अनाज खा रहे हैं। और जो नीचे अनाज है, जो अनाज नीचे पड़ा है, हाँ, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। हाँ सुषमा जी आप बोलिए। इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उस क्वेरी में बताया गया कि 10 लाख टन खाद्यान्न नष्ट कर दिया गया। उसके बाद ये प्रश्न मेरे सहयोगी अनंत कुमार ने सदन में उठाया। उस समय शरद जी ने कहा था कि हम इस सिस्टम को दुरुस्त करेंगे, लेकिन आज तक सिस्टम दुरुस्त नहीं हुआ। ये हमारी भंडारण की स्थिति है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ
कि अगर हमारा अनाज सड़ रहा है तो आपके पास जो आंकड़े हैं कि इतना बफर स्टॉक है, वो अनाज नहीं है, वो घुना हुआ अनाज है, वो बूरा हो गया है। जब आप निकालेंगे तो वो खाने योग्य नहीं होगा, वो केवल समुद्र में फेंकने योग्य होगा। इसलिए पर्याप्त भंडारण का स्तंभ भी आपका लड़खड़ा रहा। आप बैठ जाइए, क्यों ऐसा कर रहे हैं? बैठ जाइए। अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, I think you should sit down. Just sit down. आप भी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हाँ, आप बोलिए। अध्यक्ष जी, खाद्य सुरक्षा का चौथा स्तंभ है प्रभावी वितरण। मैंने जो 4 स्तंभ गिनाए थे उसमें चौथा स्तंभ है प्रभावी वितरण। यहाँ शरद जी कह सकते हैं कि वितरण व्यवस्था तो राज्यों के जिम्मे है, उसमें आप हमें क्या कहना चाहती हैं? मैं बिल्कुल कहना चाहती हूँ वितरण व्यवस्था राज्य के जिम्मे जरूर है, लेकिन उस वितरण के लिए बांटा जाने वाला खाद्यान्न केंद्र सरकार देती है और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आंकड़ों में बहुत बड़ा विवाद है। मैं मध्य प्रदेश से आती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री ने लिखकर आपको दिया है हमारे यहाँ 42 लाख गरीब हैं। आप कहते हैं कि नहीं, हमारे मुताबिक 21 लाख गरीब हैं। अब जब आधा माल देंगे तो वो आधा ही तो बांटेंगे ना। 42 लाख को जरूरत है और 21 लाख का मिल रहा है, तो आप कहते हैं वितरण व्यवस्था प्रभावी बने। कैसे राज्य वितरण व्यवस्था प्रभावी बनाए? और हमारे यहाँ तो और दुखदाई बात है, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा अच्छा गेहूं पैदा करता है, एशिया का सबसे अच्छा शरबती गेहूं, लेकिन आप हम पर दबाव डालकर कहते रहे लाल गेहूं बांटो, लाल गेहूं। हमने कहा लाल गेहूं आपके यहाँ से आएगा, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट पड़ेगी, हमारे अपने यहाँ भंडारण अपने गेहूं का हो रखा है। अरे जो मजदूर जाकर के खेत में अच्छा गेहूं बो रहा है, शरबती गेहूं बो रहा है, उसको अगर हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाल गेहूं खिलाएंगे तो वो कितनी बद्दुआ देगा हमें। लेकिन आप कहते नहीं, आप उसको लाल गेहूं खिलाओ क्योंकि हम आपको लाल गेहूं दे रहे हैं और हम 21 लाख का देंगे, आप 42 लाख को खिलाओ, आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो शाबाशी देना चाहती हूँ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, जो अपने खजाने पर बोझ डालकर वितरण प्रणाली को सुव्यवस्थित बनाए। मध्य प्रदेश में 2 रुपए किलो और 3 रुपए किलो के हिसाब से गेहूं चावल बांटा जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे आगे निकल गया। अपने एपीएल को 2 रुपए किलो, लेकिन 1 रुपया किलो के हिसाब से बीपीएल को चावल खिलाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में। हर महीने की 7 तारीख को 35 किलो चावल का बोरा 1 रुपए किलो की दर से मात्र 35 रुपया में हमारे सारे लोग खड़े होकर के बंटवा देते हैं और 35 रुपए में वो राशन लेकर के अपने घर चला जाता है। किसान को हम समर्थन मूल्य से ज्यादा बोनस दे रहे हैं। धान का बोनस छत्तीसगढ़ ने दिया, गेहूं पर बोनस 100 रुपया मध्य प्रदेश ने दिया। हम किसान को, हम कल्याणकारी राज्य की बात कर रहे हैं, हम किसान को अपने खजाने से बोनस दे रहे हैं और गरीब को अनुदान देकर के सस्ता खिला रहे हैं। ये हमारी वितरण व्यवस्था है, लेकिन आपकी वितरण व्यवस्था में चारों के चारों पाए खाद्य सुरक्षा के लड़खड़ा रहे। अध्यक्षा जी, एक तरफ तो महंगाई की मार से गरीब मर रहा है और दूसरी ओर जले पर नमक छिड़कने का काम इस सरकार के मंत्री कर रहे हैं। कभी शरद जी कहते हैं, उनका बयान आता है, मैं ज्योतिषी थोड़ी हूं जो ये बताऊं कि महंगाई कब कम होगी। अरे शरद भाऊ, किसी बुरे ग्रह के कारण महंगाई नहीं आई है, जो ज्योतिषी की जरूरत है आपकी सरकार की गलत नीतियों के कारण आई है। और इसलिए सरकार से पूछा जाता है कि नीतियों में सुधार कब करोगे, बताओ महंगाई कम होगी कि नहीं, और कम होगी तो कब होगी। और कभी इनकी एनसीपी की एक मैगजीन है राष्ट्रवादी, वो कहते हैं चीनी तो खानी नहीं चाहिए, उससे डायबिटीज हो जाती है। ऐसे ऐसे बयान आते हैं। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति बुश ने कहा था कि हिंदुस्तान के लोगों ने ज्यादा खाना खाना शुरू कर दिया इसलिए महंगाई हो गई, तो उसको भारतीय शैली में इनकी सरकार के एक मंत्री ने कहा, गरीब चूंकि 2 वक्त रोटी खा रहा है इसलिए महंगाई हो गई।
तो कम से कम उस पर नमक तो छिड़कने का काम मत करो। और अध्यक्षा जी, अंतर करें सरकार में इतनी चल रही है, एक दूसरे के माथे पे ठीकरा कैसे फोड़ा जाए, इस पूरी एक्सरसाइज में, इस कवायद में लगे। पूरी की पूरी कांग्रेस के नेता चाहते शरद भाऊ के माथे ठीकरा फोड़ो और बरी हो जाओ। फिर वो कहते नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सामूहिक जिम्मेदारी, और वो प्रधानमंत्री को याद दिलाते हैं सामूहिक जिम्मेदारी का कि प्रधानमंत्री आप हैं, मैं तो केवल कृषि मंत्री हूं। लेकिन प्रधानमंत्री का द्वंद्व अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री भी हैं। अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में दुविधा चलती है, क्योंकि अर्थशास्त्र का सिद्धांत यह समझाता है कि महंगाई बढ़ती हुई विकास दर की द्योतक होती है। इसलिए जब देश में महंगाई बढ़ती है तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में उन्हें वाहवाही मिलती है। वो जाकर कह सकते हैं कि देखो, इन्फ्लेशन इज एन इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ। मैं जो कह रहा हूं कि हमारे यहाँ विकास दर बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा संकेत यह है कि इंडिया में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन जब प्रधानमंत्री के तौर पर वो सोचते हैं तो उन्हें चिंता सताती है। वो दोनों दुविधाओं में फंसे हुए हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री यहाँ नहीं है। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, अब अर्थशास्त्र में भी नए मुहावरे आ रहे हैं। उन नए मुहावरों को समझिए। अभी कुछ दिन पहले मेरी भूटान के राजा से मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पिता जो K4 कहलाए जाते हैं, उन्होंने और कोस्टा रिका ने मिलकर एक नया मुहावरा दिया है कि जीडीपी की टर्म में बात मत करो, जीएनएच की टर्म में बात करो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सही आंकड़ा नहीं देता। जीएनएच का मतलब है ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। और ये बात मैं मनमोहन सिंह जी को बताना चाहती हूँ कि महंगाई किसी और की बढ़ रही है, विकास दर किसी और की बढ़ रही है, इसलिए दोनों में तालमेल नहीं है। विकास दर तो उनकी बढ़ रही है जो 30 करोड़ से 901 करोड़ के हो गए। उनको दाल आप 1000 रुपए किलो भी खिला दो तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये गरीब जो नित्य कुआं खोदता है और नित्य पानी पीता है, महंगाई की मार इस पर पड़ रही है। इसलिए जीडीपी के टर्म में बात मत करो। जिस दिन जीएनएच की टर्म में सोचना शुरू कर दोगे, जिस दिन गरीब के आंसू आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, उस दिन आपकी नीतियां सही हो जाएंगी। अर्थशास्त्री के नाते से जब आप सोचते हो तो आप इन नीतियों में बदलाव नहीं कर सकते। गरीब रो रहा है, 2 समय की रोटी नहीं है, त्योहार आता है तो आंसू 9 की जगह 100 हो जाते हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदया, आपके माध्यम से प्रधानमंत्री को कहना चाहती हूँ, वो नहीं बैठे मगर कांग्रेस नेतृत्व तो बैठा है। यूपीए की चेयरपर्सन बैठी है। यूपीए की चेयरपर्सन पर एक अन्य ढंग की जिम्मेदारी भी आई है। वो सरकार को संचालित करते हुए अपनी तरफ से भी निर्देश दे सकती हैं। और मैं आपसे कहना चाहती हूँ सोनिया जी कि आप अपने प्रधानमंत्री को समझाइए। और ये 4 पंक्तियां आपको बताना चाहती हूँ कि जिस दिन आप गरीब के आंसू देखना शुरू कर दोगे, उस दिन अपने आप महंगाई समाप्त हो जाएगी, उस दिन ये घोटाले भी समाप्त हो जाएंगे। और वो 4 पंक्तियां ये हैं, किसी मजबूर की मजबूरियों को सोच कर देखो, किसी मजबूर की मजबूरियों को सोच कर देखो, प्रेम को झोपड़ियों के बीच खोज कर देखो। अगर इंसानियत को फिर से धरती पर बुलाते हो, किसी रोते हुए के आंसुओं को पोंछ कर देखो, किसी रोते हुए के